नमस्कार विद्यार्थीगण। हम वाक्य विचार पढ़ रहे थे। वाक्य विचार के अंतर्गत हमने वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने वाक्य के भेद पढ़े थे कि वाक्य के दो आधार पर भेद किए गए हैं, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। फिर हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत ये 8 भेद के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला आता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो आपको इन सबके नाम याद रखने हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 के भेद, जो 8 भेद बताए गए हैं, सबके नाम फिर से देख लीजिए। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो इन सब के नाम आपको याद करने हैं। अब हम इनको क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है विधानवाचक वाक्य। कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया सामान्य रूप से होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कि वाक्य होंगे, वाक्य में क्रिया तो होती है और क्रिया में जो क्रिया सामान्य रूप से होना पाया जाए, वहाँ पर जो वाक्य होगा वो विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण में बताया गया है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एक साधारण वाक्य हो गया, यानी इसमें क्रिया वो सामान्य रूप से हो रही है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें भी क्रिया सामान्य रूप से हो रही है। तो जिसमें क्रिया है वो सामान्य रूप से होती है, उस वाक्य को कहेंगे विधानवाचक वाक्य। कि जिसमें क्रिया है वो किस प्रकार से होगी? सामान्य रूप से होगी। दूसरा आता निषेधवाचक वाक्य। इसमें नाम दे रखा पहले निषेध। निषेध के शब्द का अर्थ होता है मना करना। तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया के न होने का बोध होता उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जो निषेधवाचक वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? नहीं शब्द का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, नितिन ने अपना काम नहीं किया। तो इसके अंतर्गत नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। नहीं में ही आता है निषेध। निषेध का अर्थ होता है मना करना। ठीक है। तो जिन वाक्यों में नकारात्मक वाक्य भी इनको कहा जाता है। क्यों नकारात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि नहीं शब्द आते हैं, तो नहीं शब्द वाले वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद में आता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें पहले नाम दे रखा प्रश्न का। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब आपको पता है कौन कौन से शब्द होंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, इस प्रकार के शब्द होते हैं। इनसे क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। उदाहरण के तौर पर बताया गया है, आप कहाँ रहते हैं? तो इसमें कहाँ शब्द से क्या बन रहा है? प्रश्न बन रहा है। राहुल के पिताजी क्या हैं? तो क्या शब्द से क्या बन रहा है? प्रश्न बन रहा है। तो जहाँ पर प्रश्न का बोध होगा उस वाक्य को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद में आता है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब इसमें नाम दे दिया विस्मय। विस्मय का क्या अर्थ होता है? आश्चर्यचकित होना। विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य होना। तो जिन वाक्यों में हर्ष, हर्ष क्या होता है? खुशी। घृणा, घृणा किसको कहते हैं? नफरत को कहते हैं। पीड़ा, विस्मय आदि मनोभावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में हर्ष यानी खुशी, घृणा यानी नफरत, पीड़ा यानी दुख, विस्मय आदि मनोभावों का बोध हो, उस वाक्य को कौन सा वाक्य कहेंगे? विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे। उदाहरण में देखिए, वाह है तुमने खूब छक्का मारा। अरे यह क्या कर दिया?
तो इन दोनों वाक्यों में वाह और अरे दोनों में ही विस्मय का बोध हो रहा है। वाह और अरे दोनों में विस्मय का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर अरे शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या शब्द भी लिखा हुआ है, तो कई बच्चे इसको देखकर प्रश्नवाचक वाक्य कर देते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या तो लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले विस्मयादि बोधक अव्यय आ रहा है, और जहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय आएगा तो वो वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। इसमें क्या नहीं करना, यदि इसमें अरे शब्द नहीं दिया हुआ होता तब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अरे दे रखा है, अरे दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। यहाँ पर अपने को क्या न दे करके अरे देखना है। यदि ये विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द नहीं होता तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक वाक्य कर सकते थे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अरे अरे होने के कारण ये कौन सा वाक्य हो गया? विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। आज्ञा आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, आज्ञा आप जानते हो किसको कहते हैं? आज्ञा आदेश को कहते हैं। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, अनुमति या विनय आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो इनमें उदाहरण दे रखे हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करो, तो इसमें क्या दे रखा है? आदेश दे रखा है। यहाँ पर पुस्तक मत रखो, यहाँ पर आज्ञा दी गई है कि यहाँ पर पुस्तकें मत रखो। तो यहाँ पर जहाँ जिस वाक्य में आपको आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, अनुमति या विनय का बोध होगा वो वाक्य कौन से होंगे? आज्ञावाचक वाक्य होंगे। तो इन दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य। आगे आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, तो जिन वाक्यों में इच्छा या शुभ कामना का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसके अंतर्गत इच्छा तो होती है, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत शुभ कामना भी होती है, एक इसके अंतर्गत आशीर्वाद का बोध भी होता है। इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आशीर्वाद का बोध भी होता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तो इसमें आशीर्वाद दिया गया है। सौभाग्यवती रहो, इसमें महिला को क्या दिया गया है? आशीर्वाद दिया गया है। यानी इसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध होगा। वो वाक्य कौन से वाक्य हो जाएंगे? इच्छावाचक वाक्य होंगे। संदेहवाचक वाक्य, इसमें पहला नाम दे रखा संदेह है। तो जिन वाक्यों में संदेह, संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज मूसलाधार वर्षा हो, तो इसमें शायद शब्द से क्या तात्पर्य निकल रहा है? संदेह हो रहा है। भैया आप मुंबई पहुंच गए होंगे, होंगे इसमें संदेह हो रहा है। यदि ऐसे होता है भैया आप मुंबई पहुंच गए, तब तो इसमें कोई संदेह नहीं होता, लेकिन इसके आगे होंगे शब्द लगा दिया तो इससे क्या है? संदेह हो रहा है। इस जहाँ पर आपको शायद और संभवतः है, शायद और संभवतः है, ये दो शब्द आपको देखने को मिल जाए, वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, शायद और संभवतः, इसमें शायद दे रखा है। जैसे संभवतः आज वर्षा हो, तो यहाँ पर शायद और संभवतः शब्द लगाने पर भी संदेहवाचक वाक्य हो जाते हैं। और जहाँ पर इस प्रकार के शब्द नहीं होंगे उसके बावजूद भी, जैसे वाक्य दिया हुआ है भैया आप मुंबई पहुँच गए होंगे, तो इसमें होंगे शब्द लगा दिया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संदेहवाचक वाक्य हो गया। तो संदेहवाचक वाक्य कौन सा होगा? जिनमें संदेह, संभावना का भाव प्रकट होता है, वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य होते हैं। आगे आता है संकेतवाचक वाक्य। इस संकेत क्या होता है? इशारा करना। इसमें क्या होता है? इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है, यानी एक कार्य दूसरे कार्य की ओर निर्भर करता है। जिन कार्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होने संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी एक कार्य दूसरे कार्य पर
निर्भर करता है, और उसी को हम कौन सा वाक्य कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा हो जाती तो क्या होता, फसल अच्छी होती। फसल अच्छी कब होती, यदि वर्षा हो जाती। तो कहने का मतलब एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर क्या हो रही है, निर्भर हो रही है। दूसरा वाक्य देखो, चाहो तो आज ही जा सकते हो। चाहो तो क्या कर सकते हो, आज ही जा सकते हो। आज ही कब जा सकते हो, चाहो तो जा सकते हो। तो कहने का मतलब इसमें क्या बताया गया है, एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। तो दोनों वाक्य में ही इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है, और इसी को हम कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, यदि मोहन आता तो सोहन चला जाता। सोहन कब चला जाता, यदि मोहन आता। यदि मोहन आता तो क्या होता, सोहन चला जाता। यानी एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर क्या हो रही है, निर्भर हो रही है। अब आते हैं उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं, एक से अधिक सरल अथवा स्वतंत्र वाक्यों के मिलने से संयुक्त और मिश्र वाक्य बनते हैं। कहने का मतलब एक वाक्य तो होता है वो तो एक कर्ता और एक क्रिया होगी, वो वाक्य तो कैसा होगा, साधारण वाक्य होगा। लेकिन उसमें यदि हम सरल वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जोड़ेंगे तो वो मिलकर के या तो संयुक्त वाक्य बनाएंगे या मिश्र वाक्य बना सकते हैं। तो संयुक्त और मिश्र वाक्यों में मिले हुए सरल वाक्य स्वतंत्र नहीं होते, कि जो सरल वाक्य उसमें मिल जाते हैं संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में, तो वो वाक्य जो सरल वाक्य होता है वो फिर स्वतंत्र नहीं हो पाते। उन्हें आप क्या कहते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं। यानी उपवाक्य आप समझ गए होंगे आप किसको कहते हैं उपवाक्य, कि जहाँ पर संयुक्त और मिश्र वाक्य की अपन बात करते हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्य में कौन से वाक्य आएंगे, सरल वाक्य आएंगे। यानी दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर के कौन से वाक्य बनाते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो फिर वो जब सरल वाक्य उसमें मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं उपवाक्य। अब समझ में आ गया होगा कि एक से अधिक एक वाक्य होगा जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, वो तो सरल वाक्य होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक से अधिक सरल वाक्य जब मिल जाते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदल जाते हैं। और जब संयुक्त और मिश्र वाक्य में सरल वाक्य मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं। और ये मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीन प्रकार के हो गए। अब बात आती है संज्ञा उपवाक्य की। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, तो संज्ञा उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे शिखर ने बताया कि मैं पास हो गया। शिखर ने बताया कि, अब इसके अंतर्गत हम देखें पहले प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। शिखर ने बताया, यह तो हो गया प्रधान उपवाक्य। मैं पास हो गया हूँ, यह हो गया आश्रित उपवाक्य। अब शिखर ने बताया, शिखर, इसमें शिखर शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। और ये मैं शब्द किसकी जगह है, शिखर की जगह है। तो ये संज्ञा शब्द है, यानी शिखर शब्द है, उसकी जगह कौन सा शब्द आ गया, मैं आ गया। यानी शिखर संज्ञा है तो ये कौन सा उपवाक्य हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। आ गया समझ में। शिखर ने बताया प्रधान उपवाक्य, मैं पास हो गया हूँ आश्रित उपवाक्य। शिखर क्या है, संज्ञा शब्द है, और इसकी जगह कौन शब्द आया, मैं शब्द आया। तो शिखर की जगह मैं शब्द आने पर ये कौन सा उपवाक्य हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। क्योंकि जब उपवाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर जो उपवाक्य आता है वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसमें दूसरा उदाहरण संचित चाहता है, प्रधान उपवाक्य है। मैं यहाँ कभी ना हूँ, आश्रित उपवाक्य है। इसमें ये मैं किसकी जगह आया है, संचित की जगह आया है। तो ये कौन सा उपवाक्य हो गया, संज्ञा उपवाक्य।
उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे अंश आश्रित उपवाक्य शिखर ने बताया और संचय चाहता है। प्रधान उपवाक्य आते हैं संज्ञा उपवाक्य हैं। अब आता विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जिससे तुमने बुलाया था वह आ गया। वह आ गया प्रधान उपवाक्य, जिससे तुमने बुलाया था आश्रित उपवाक्य है। वह आ गया, कौन आ गया? जिससे तुमने बुलाया था। यहाँ पर यह विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए कौन सा उपवाक्य हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया। वह व्यक्ति यहीं घूम रहा है, प्रधान उपवाक्य है। जिसने तुम्हारा कलम लिया था, ये आश्रित उपवाक्य है। वह व्यक्ति यहीं घूम रहा है, ये तो प्रधान उपवाक्य है, और जिसे तुम्हारा कलम लिया था ये आश्रित उपवाक्य है। तो वह व्यक्ति यहीं घूम रहा है, कौन व्यक्ति यहीं घूम रहा है? जिसने तुम्हारा कलम लिया था। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये कौन सा उपवाक्य हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया। जिसने तुम्हारा कलम लिया था विशेषता बता रहा है ना। किसकी विशेषता बता रहा है? वह व्यक्ति जो यहीं घूम रहा था, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया। पहले वाक्य में वह आ गया है प्रधान उपवाक्य है, जिससे तुमने बुलाया था ये आश्रित उपवाक्य है। यहाँ आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के सर्वनाम वह की विशेषता बता रहा है, अतः विशेषण उपवाक्य है। दूसरा वाक्य हमने पढ़ा था, वह व्यक्ति जिससे तुम्हारा कलम लिया था यहीं घूम रहा, उसके बारे में बताया गया है कि दूसरे वाक्य में वह व्यक्ति यहीं घूम रहा है प्रधान उपवाक्य है, तथा जिसने तुम्हारा कलम लिया था आश्रित उपवाक्य है। यहाँ आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेषता बता रहा है, अतः विशेषण उपवाक्य है। अब आता क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण तो जानते होंगे आप किसके कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है ना, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। यानी आश्रित उपवाक्य है ना, वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया विशेषता बताएगा और उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। जैसे जब बिजली आई, यह आश्रित उपवाक्य है। तब मैं सो रहा था, तब मैं सो रहा था। यहाँ पर यह वाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य है। कब सो रहा था? जब बिजली आई। बिजली आना यानी क्रिया का होना, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे बैठ जाओ, बैठ जाओ प्रधान उपवाक्य है। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को समझे बिना आप ये समझ नहीं पाओगे कि जिसके अंतर्गत ये क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों को समझना होगा। अब यहाँ पर बैठ जाओ, ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे ये आश्रित उपवाक्य है। अब इसी के अंतर्गत बैठ जाओ प्रधान उपवाक्य की ये क्रिया हो रही है, बैठ जाओ क्रिया हो रही, इसी विशेषता कौन बता रहा है? जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, ये वाक्य बता रहा है। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ बैठ जाओ, यानी यहाँ पर कौन सा उपवाक्य हो गया? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। क्यों? बैठ जाओ तो क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। उपयुक्त वाक्य और रंगीन छपे अंश आश्रित उपवाक्य और शेष भाग प्रधान उपवाक्य है। यहाँ आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इसी के अंतर्गत यहाँ हमने संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में पढ़ा। इसके बाद में आता वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं? एक वाक्य को दूसरे में रूपांतरण करना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यानी एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य में बदल देंगे, यानी सरल वाक्य से हमें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बनाते हैं, तो वो वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अब इसमें
सबसे पहले यही देखते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किस प्रकार से किया जाता है। बच्चा दूध पीकर सो गया, इसमें बच्चा एक ही तो करता है, पीकर सो गया ये क्रिया हो गई, सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य यानी दो साधारण वाक्य बनाने हैं इससे, तो बच्चे ने दूध पिया एक वाक्य बन गया, और सो गया और दूसरा सो गया, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये संयोजक कर रहा है और। ठीक है, तो इसी एक सरल वाक्य को हमने और लगा करके दो वाक्य बना दिए। बच्चे ने दूध पिया और सो गया, और शब्द से बीच में लगा करके दो वाक्य बना दिए, यानी दो सरल वाक्य इसके अंतर्गत आ गए। बच्चे ने दूध पिया और सो गया। दूसरा वाक्य देखो, घंटी बजते ही छुट्टी हो गई, घंटी बजते ही छुट्टी हो गई, ये एक वाक्य है। इसी के हमने दो वाक्य बनाए यहाँ पर संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। घंटी बजी और छुट्टी हो गई, यहाँ पर हमने संयोजक और जोड़ करके दो वाक्य बना दिए। तीसरा वाक्य देखो, वह छत पर बैठकर पढ़ने लगा, वह छत पर गया और बैठकर पढ़ने लगा, तो दो वाक्य इसके अंतर्गत हमने बना दिए। नौकर सब्जी लेने के लिए बाजार गया, नौकर बाजार गया और उसने सब्जी खरीदी, तो इस प्रकार से हम बीच में और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, तथापि, इसलिए इस प्रकार के शब्द लगा करके हमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप सरल वाक्य से किस प्रकार से संयुक्त वाक्य बना दिए। इसमें प्रत्येक में दो दो वाक्य हो गए। दो वाक्य के बीच में क्या लगा दिया हमने, संयोजक शब्द लगा दिया। कौन सा, और शब्द लगा दिया, संयोजक शब्द। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, तथापि, इस प्रकार के शब्द लगा करके हमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलें, तो छुट्टी होने पर हम मैच देखने चलेंगे, एक ही वाक्य है, कहीं पर और शब्द भी नहीं आ रहा, तो ये एक सरल वाक्य हो गया। छुट्टी होने पर हम मैच देखने चलेंगे। मिश्र वाक्य, जब छुट्टी होगी तब हम मैच देखने चलेंगे, तो इसमें जब तब लगा करके क्या बना दिया, मिश्र वाक्य बना दिया। मैंने कल एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, सरल वाक्य है, तो मैंने कल एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था, इसमें जो शब्द लगा करके मिश्र वाक्य बना दिया गया। पैसे के बिना मनुष्य शक्तिहीन है, तो इसमें बनाया जिस मनुष्य के पास पैसा नहीं वह शक्तिहीन है, तो इसमें जिस शब्द लगा करके मिश्र वाक्य बना दिया गया। चमेली का पेड़ देखते ही मुझे गिल्लू की याद आ गई, सरल वाक्य, कहीं पर भी और शब्द नहीं लगा हुआ, कहीं पर भी अल्प विराम नहीं लगा हुआ। और इस वाक्य में जब मैं चमेली का पेड़ देखता हूँ तब मुझे गिल्लू की यादें आ जाती है, तो इसमें जब और तब लगा करके मिश्र वाक्य बना दिया गया। मैंने आपको बताया है कि जब तब, ज्यों त्यों, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, उन्हीं शब्दों से मिश्र वाक्य बनाया जाता है। मिश्र वाक्य बनाने के लिए कौन कौन शब्दों का प्रयोग करना होता है, जब तब, ज्यों त्यों, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे, इन शब्दों का प्रयोग हमें मिश्र वाक्य बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए संयुक्त वाक्यों से किस प्रकार से सरल वाक्य बनाया जाता है। वह घर पहुंचा तथा दरवाजे को खुला पाया, यहाँ पर दो सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। अब इसी को एक वाक्य बनाना है, यानी घर पहुंचने पर उसने दरवाज़ा खुला पाया, इससे तथा शब्द को इसमें हटा दिया गया। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल पड़ी, दो साधारण वाक्य के जुड़ने पर संयुक्त वाक्य बन गया, यानी और से दो साधारण वाक्य जोड़ दिए गए। अब इन दोनों को एक में मिला दिया, गार्ड के सीटी बजाते ही गाड़ी चल पड़ी। नेहा बाजार गई और उसने पत्रिका खरीदी, इसको और से जोड़ दिया गया। इसमें नेहा पत्रिका खरीदने बाजार गई,
इसमें कहीं पर ही जो ये और शब्द था इसको हटा दिया गया। यहाँ बदबू है और यहाँ बैठा नहीं जाता, दो साधारण वाक्य हैं यहाँ पर, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। इसमें और हटा करके इसी दो वाक्यों को एक में बदल दिया, बदबू के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य से हम सरल वाक्य बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपने देखा है कि सबसे पहले यदि हम सरल वाक्य की बात करें, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य यदि आपको दे दिए जाएं इस प्रकार से, तो इसको हम सरल वाक्य में बदल सकते हैं। और यदि पहले आपको सरल वाक्य दे दिए जाते हैं तो फिर आप इसको संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। कहने का मतलब यदि पहले आपको संयुक्त वाक्य दे दिया जाए सरल वाक्य में बदलने के लिए, तो आप संयुक्त को सरल में ही बदल सकते हैं, और सरल वाक्य यहाँ पर पहले दिए गए हैं, इसको संयुक्त वाक्य में भी बदला जा सकता है। ऐसे ही मिश्र वाक्य के अंतर्गत यदि आपको मिश्र वाक्य दे दिए जाएं तो आपको उसको सरल वाक्य बदलने के लिए कहा जाए तो इस प्रकार से हमें बदल सकते हैं। यहाँ पर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाए गए हैं, लेकिन यदि आपको मिश्र वाक्य दे दिए जाएं तो आपको इसमें जो जब तब हटा करके सरल वाक्य बना सकते हैं। और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने हो तो आपको कौन कौन शब्द को प्रयोग करना होगा? जब तब, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे, इन शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, संयुक्त वाक्य से हम मिश्र वाक्य बना सकते हैं, और मिश्र वाक्य से हम सरल और संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। कहने का मतलब एक वाक्य को हमें दोनों वाक्यों में रूपांतरित कर सकते हैं। एक वाक्य को कैसे? जैसे अपन सरल वाक्य की बात करते हैं तो सरल वाक्य से हमें संयुक्त वाक्य बना सकते हैं और मिश्र वाक्य भी बना सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य की बात करें, संयुक्त वाक्य से हम सरल वाक्य और मिश्र वाक्य बना सकते हैं, और मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य से हम सरल और संयुक्त वाक्य भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो ये होता है वाक्य रूपांतरण, कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना या बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यानी सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बना सकते हैं, संयुक्त वाक्य से हम सरल और मिश्र वाक्य बना सकते हैं, और मिश्र वाक्य से सरल और संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बदल सकते हैं? यहाँ पर संयुक्त वाक्य दिया गया, परीक्षा समाप्त हो गई और हम ऊँटी घूमने गए, तो इसको मिश्र वाक्य बनाया। जब परीक्षा समाप्त हुई, तो यहाँ पर तब नहीं लिखा हुआ, आप तब भी लिख सकते हो, यहाँ पर हम ऊटी घूमने गए। मेरी मौसी आज आने वाली थी किंतु नहीं आई, यहाँ पर किंतु शब्द लगने पर यह किसमें बदल गया? संयुक्त वाक्य में। मेरी मौसी जो आज आने वाली थी नहीं आई, यहाँ पर जो शब्द से मिश्र वाक्य बन गया। सूर्योदय हुआ और पक्षी कलरव करने लगे, इस और शब्द से दो सरल वाक्य हैं, इसे संयुक्त वाक्य बना दिया गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे शब्द लगा दिए इसमें, तो जैसे शब्द लगाने पर मिश्र वाक्य बन गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षियों ने कलरव करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही वैसे ही, यहाँ पर ये दोनों शब्द लगाने पर मिश्र वाक्य बना दिया गया। कथा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया गया, जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया, तो इसमें जैसे ही और वैसे ही लगा करके मिश्र वाक्य बना दिया गया। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में भी बदला जा सकता है। तो इसका आप अभ्यास करेंगे कि सरल वाक्य को किस प्रकार से हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं, संयुक्त वाक्य को हम सरल और मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं, और मिश्र वाक्य को हमें सरल और संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। तो इन सब का आपको अभ्यास करना होगा, यानी वाक्य रूपांतरण का हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पदबंध के बारे में। धन्यवाद।